नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रयागराज के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल ने की अगवानी, तो वहीं लॉ कॉलेज और हाईकोर्ट की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दिया इस्तीफा, राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंपा इस्तीफा। अब नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होंगे गुजरात के विधानसभा चुनाव। तो बीजेपी के बूथ विजय अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया आगाज। नड्डा ने गांव, गरीब और किसान पर बताया फोकस। मुख्यमंत्री समेत 15 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता जुड़े। प्रदेश में बनाए गए 27,700 शक्ति केंद्र। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बनाएगी 4 कार्यकारी अध्यक्ष। प्रियंका गांधी जुटी कांग्रेस को मुख्य धारा में लाने के प्रयास में। विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से 3 दिनों से कर रही हैं मंथन। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 बच्चों की निर्मम हत्या। गन्ने के खेत में शव मिलने से फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अब आइए रुक कर लेते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। पार्टी में यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, ये बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने कहा कि जेपी नड्डा का मार्गदर्शन मेरे लिए अभूतपूर्व रहा और अब मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। हम पद नहीं, इसे जिम्मेदारी कहते हैं। मुझे जो जिम्मेदारी मिली थी वो मैंने पूरी की है। हम प्रदेश के चुनाव नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में लड़ते हैं और 2022 का चुनाव भी उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बीजेपी ने गुजरात में 182 सीटों में से 99 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। तो वहीं विधानमंडल दल की बैठक में रूपाणी को विधायक दल का नेता और नितिन पटेल को उपनेता चुना गया था। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनका स्वागत किया। उसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के चैम्बर और मल्टी स्टोरी पार्किंग का शिलान्यास किया। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक भी शामिल हुए। वर्षों से लंबित उन परियोजनाओं का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से होने अभी प्रारंभ हुआ है, जिसकी दशकों से तमन्ना प्रयागराज वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को था। खासतौर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में मल्टी लेवल पार्किंग और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इन दोनों की वर्षों से मांग चली आ रही थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर अपने बूथों को मजबूत करना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बूथ विजय अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के 27,000 से भी अधिक शक्ति केंद्रों को संबोधित कर उन्हें जीत का मंत्र उन्होंने दिया। आपको बता दें कि 5 से 6 बूथ मिलाकर
एक शक्ति केंद्र बनता है। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम 27 अगस्त को प्रस्तावित था, पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इस अभियान के तहत भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी देगी और लोगों को मतदान के लिए बूथ तक लाने के लिए प्रेरित करेगी। इस अभियान में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और प्रदेश के महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज हो चली हैं और कांग्रेस भी पूरी तरीके से चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई है। राजधानी लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में चुनाव, संगठन निर्माण और पार्टी के अभियानों पर चर्चा की गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने एक पदाधिकारी से फीडबैक लिया और इन बैठकों में संगठन के कार्यों की समीक्षा के साथ साथ जमीनी रुझानों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव का मन बना चुकी है। किसानों, नौजवानों, महिलाओं, व्यापारी वर्ग और आमजनों की आवाज बन कांग्रेस पार्टी परिवर्तन के संकल्प के साथ मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति के दौरों को लेकर कांग्रेस ने अब निशाना साधा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने निशाना साधते हुए कहा कि माननीय महामहिम देश के राष्ट्रपति जी, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि भाजपा की चुनावी राजनीति का हिस्सा मत बनिए, पद की गरिमा और लोकतंत्र की लोक लज्जा बनाए रखिए। अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को याद है कि जब कोरोना काल में भाजपा सरकार ऑक्सीजन और बेड नहीं दे पा रही थी, उस समय आपने कभी भी उत्तर प्रदेश में दौरे नहीं किए, लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं तो आपका 3 महीने में यह तीसरा दौरा है। माननीय महामहिम देश के राष्ट्रपति जी, आपसे उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि लोकतंत्र की लोकलज्जा को बनाए रखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति का हिस्सा मत बनिए। उत्तर प्रदेश में लोगों को याद है कि जब लोगों को कोरोना काल में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपने उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान नहीं दिया। और तीसरे महीने में तीसरा दौरा, लेकिन जब हाथरस की बेटी को आधी रात को जलाया गया, सरकार पीड़ित को धमका रही थी और बलात्कारी अपराधियों को बचा रही थी, उस समय आपने उत्तर प्रदेश को ध्यान नहीं दिया। तो वहीं पीलीभीत में भाजपा की ओर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की पिछले 4 साल की उपलब्धियों को गिनाया। तो वहीं उन्होंने, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी और मायावती पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी सिर्फ सीजनल नेता है, तो वहीं मायावती भी जातिगत राजनीति करती हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब हकीकत जान चुकी है। देखिए, समाज के सभी वर्गों के साथ भारतीय जनता पार्टी के समाज की एक परंपरा है। उसी के तहत समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो रहा है और उनसे मिलकर के, स्वाभाविक है हम उत्तर प्रदेश सरकार में हैं और केंद्र की सरकार में भी, राज्य की सरकार में है, हमारी जो सरकार की उपलब्धियां हैं उन विषयों को हमने रखा है। खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र से है, जहां फर्रुखाबाद जा रहे प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर शिवपाल के स्वागत में चाचा जिंदाबाद के नारे लगे। तो वहीं प्रसपा प्रमुख यादव ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 बच्चों की निर्मम हत्या, गन्ने के खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि गला रेत कर इन दोनों बच्चों की निर्मम हत्या की गई है। मृतक बच्चों की हालांकि अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला फकरपुर के बसंतापुरवा गांव का बताया जा रहा है। अभी तक ये फकरपुर थाना क्षेत्र के गजादरपुर गांव है, उसका एक पुरवा है बसंतापुर, वहाँ पे गन्ने के खेत में एक लड़की और एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है, जिसके गर्दन पर धारदार हथियार से चोट है और बच्ची की उम्र करीब 10 वर्ष होगी और बच्चे की उम्र करीब 8 वर्ष होगी।
गांव के लोगों का कहना है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति, 2 व्यक्तियों के साथ ये बच्चे गांव में घूमते हुए देखे गए हैं। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और शीघ्र इसकी शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य टीम और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर मौजूद है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना का शीघ्र अनावरण किया जाए। तो वहीं फतेहपुर में लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। मामला बकेवर थाना क्षेत्र आलमपुर मोड़ मिनी हाईवे का बताया जा रहा है। बकेवर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो वहीं दोनों आरोपियों के पास से एक तमंचा और देसी बम बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों को जेल भेज दिया है। तो वहीं बस्ती के विकासखंड परशुरामपुरा के रिधौरा के अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल में केवल एक ही टीचर तैनात है। तो वहीं 212 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। आपको बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक के इस स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर पर इतने सारे बच्चों का बोझ है। सहायक अध्यापक विकास मिश्रा जून 2021 से अकेले ही स्कूल में काम कर रहे हैं और इसकी सूचना हालांकि अधिकारियों तक को दी गई है, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। तो वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं रायबरेली के लालगंज में एक्सीडेंट के मामले में युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव रखकर रोड जाम कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि शुक्रवार को एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इस मामले में कार्रवाई न होने से ग्रामीण नाराज हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शन और जाम लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद जाम खुलवाया। मामला लालगंज कोतवाली के लालगंज फतेहपुर हाईवे का बताया जा रहा है। आज करीब 30-40 लोगों ने, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, कल छात्र की डेथ हो गई थी एक वाहन से टकराने से। उसी संबंध में कुछ लोगों ने जाम लगाया था। उनकी मांग थी कि ये जो ट्रक हैं ये इस रोड से ना निकाले जाएं और जो फतेहपुर और लखनऊ मार्ग है वहाँ पर जो फ्लाईओवर बना हुआ है वहाँ से निकाले जाएं। इस संबंध में हम NHAI वालों से बात कर रहे हैं और NHAI वालों से ये कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक करा के इसे चालू कराया जाए। ये लोगों को समझा दिया गया है और कोशिश की जाएगी कि धीरे धीरे हम लोग यहाँ से जो है वाहनों को निकलवाएं। तो वहीं संभल में जिलाधिकारी संजीव रंजन और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र की अध्यक्षता में थाना दिवस कोतवाली चंदौसी में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि थाना दिवस के अवसर पर 12 शिकायतें आई, जिसमें 10 शिकायतों का निस्तारण भी किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार चंदौसी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इसके बाद कोतवाली चंदौसी में दूध विकास विभाग के अंतर्गत नंद बाबा पुरस्कार योजना में लाभार्थियों को ₹5100 के साथ प्रतीक चिन्ह भी प्रदान किए गए। पर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज क्षेत्र से है, जहां कोविड-19 के चलते देश में आर्थिक मंदी चरम पर है। तो वहीं महंगाई और बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर कोरोना ने मूर्तिकारों की कलाकारी पर भी ग्रहण लगा दिया है। ऐसे में नवरात्र पर्व को देखते हुए मूर्तिकार दर्जनों की संख्या में दुर्गा मूर्तियां बनाकर ग्राहक के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन मूर्तियों का ऑर्डर नहीं मिलने के चलते मजदूरों में चिंता की लहर है। तो वहीं कानपुर के कल्याणपुर स्थित सरकारी तालाब में दबंगों का अवैध रूप से कब्जा लगातार जारी है। 3 बीघे के तालाब पर भूमाफिया अपना कब्जा जमा के रखे हुए हैं। इस इलाके में भूमाफिया और दबंगों के कारण जनता भी भयभीत है। सुरेंद्र सिंह उर्फ लाला ठाकुर पर तालाब कब्जाने का आरोप लगाया जा रहा है और इस पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। क्षेत्रीय पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लग रहा है। कल्याणपुर थाने के पनकी रोड चौकी इलाके में स्थित है यह तालाब, जहां दबंगों ने कब्जा जमा रखा है। खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद क्षेत्र से है, जहां महिला थाने के सामने एसएसबी जवान की पत्नी और उसकी प्रेमिका आपस में कहासुनी के बाद भिड़ गईं, जिसके बाद काफी हंगामा खड़ा हो गया। जानकारी के मुताबिक एसएसबी के एसआई विजय कुमार 1 साल पूर्व दिल्ली में तैनात थे, जहां फेसबुक पर एक लड़की से उनका प्रेम प्रसंग हुआ। ऐसे में प्रेमिका ने महाराजगंज महिला थाने में आकर एसएसबी जवान पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमिका और एसएसबी जवान की पत्नी को महाराजगंज महिला थाना बुलाया, जहां दोनों महिलाएं थाने के सामने ही आपस में भिड़ गई। ऐसे में पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
एक चंडीगढ़ पंजाब की एक लड़की संदीप कौर है, वो आई थी। उनका कहना है कि हासिमपुर रियासत है सैदपुर गांव के, ये वहाँ काम करते थे और इससे अपनी जात छिपाकर इसे शादी करने का वादा किया था। वादे के अनुसार 2 साल से पति पत्नी की तरह रह रहे थे। 5 महीने पहले करीब यहाँ चले जाए बिना बताए। मैं ढूंढते ढूंढते आई हूँ कि घर गई थी, तो घर में उसकी बदतमीजी हुई है। तो वहीं बिजनौर में शुक्रवार को खो-खो की महिला खिलाड़ी का शव मिलने के मामले में जीआरपी पुलिस अब जांच में जुटी है। पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म की भी आशंका जताई है। इस मामले की जांच को लेकर मुरादाबाद एसपी बिजनौर रेलवे स्टेशन पहुंची और परिजनों से बातचीत की। आपको बता दें कि बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे महिला खो-खो खिलाड़ी का शव प्राप्त हुआ था। पुलिस ने जल्द ही इस मामले में खुलासे का दावा किया है। इसका क्या है पूरा मामला? यहाँ पे कल एक सूचना प्राप्त हुई थी चौकी बिजनौर पे कि एक लड़की की बॉडी मिली है। तो इसके ऊपर जब बॉडी मिली थी तो उसके ऊपर हमने एफआईआर पंजीकृत कराई है सुसंगत धाराओं में, और पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद अब पीएम उसका चल रहा है और आगे इन्वेस्टिगेशन। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां प्रबुद्ध सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बसपा प्रेम जाग उठा। दरअसल रायबरेली के एक निजी होटल में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के मुख्य आतिथ्य में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि भाषण के दौरान ही कैबिनेट मंत्री ने बसपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन बताया। हालांकि उन्हें अपनी गलती का एहसास होते ही भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन उन्होंने वापस से बताया। तो वहीं मुजफ्फरनगर में गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह मलिक ने हिंद मजदूर किसान समिति के साथ मिलकर आगामी 26 सितंबर को राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत का ऐलान किया है। बाबा राजेंद्र सिंह मलिक ने बताया कि ये पंचायत गैर राजनीतिक होगी और किसी भी राजनीतिक लोगों को इस पंचायत में मंच नहीं दिया जाएगा। इस पंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में बाबा राजेंद्र सिंह मलिक और क्रांति गुरु आचार्य चंद्र मोहन रहेंगे। 7 सूत्रीय मांगों में गन्ने का भुगतान, विद्युत बिल और एमएसपी पर फसलों की बिक्री जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।